गेट बजाया, घंटी बजाई तो पिताजी आए मेरे गेट खोलने, बोले तू कब गया बाहर? तो मैंने उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा फिर क्या रात? मैंने कहा कांग्रेस ने टिकट दे दिया, मैं पार्षद का चुनाव लड़ूंगा। हाँ। मेरे पिताजी ने मेरे ऐसे थोड़ा छाती पे पीछे किया और गेट बंद कर लिया। क्या बात करते हो? हाँ, गेट बंद कर लिया। उन्होंने कहा जब कांग्रेस से टिकट लड़ना है तो फिर मेरे घर मत आना। अच्छा। मैं किसी दुकानदार के पास जा रहा हूँ, रामदेव भंडा पान भंडार में, कभी मैं कैलाश में जा रहा हूँ तो वहाँ जा रहा हूँ, ऐसे करके मैंने खूब कांटे बेचे। उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया, रीच कलकत्ता कर दिया। मैं किसी भी गांव का आदमी रात को 2 बजे भी आएगा तो उनका एक विश्वास है कि अशोक को अगर फ़ोन करेंगे तो फ़ोन उठाएगा। और मैं कोशिश भी करता हूँ कि अपना तेल, कभी मैंने आज तक किसी भी चुनाव में किसी नेता से 1 रुपये का तेल नहीं लिया, किसी से गाड़ी नहीं ली, अपनी ही गाड़ी ले जाता हूँ, स्वयं का डीजल से पूरे शहर में जहाँ भी मुझे जाना होता है जाता हूँ। पहली घंटी में फ़ोन उठा लो, चाहे वो अनजान नंबर हो, सिर्फ किसी जानकार का हो। और हॉस्पिटल कहते हैं तो मैं खुद निकल के जाता हूँ, वहाँ भर्ती कराना है, ब्लड की जरूरत पड़ती है, रात को कई बार डिलीवरी वाले आते हैं, तो ये सब आप सब लोगों के सहयोग से जी। हो जाता है। तो नमस्कार। लॉ इन एक्सप्रेस के कार्यक्रम द चेंज मेकर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हमने बताया कि इस कार्यक्रम में हम ऐसे लीडर से बात करते हैं जिन्होंने समाज को बदलने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। न सिर्फ बदलने में बल्कि समाज का सहयोग करके उसके विकास में आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है। वो क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के रूप में वो हमेशा आगे रहे हैं और नेतृत्व किया है। आज हमारे साथ अशोक प्रजापत जी हैं, जो न सिर्फ एक राजनेता हैं बल्कि एक एक्टिविस्ट हैं, एक एडवोकेट हैं, और एडवोकेट के रूप में भारत सरकार के सीनियर पैनल काउंसलर की भूमिका में भी आप आते हैं। तो एक ऐसी शख्सियत से आज हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने राजनीति में जो ऊंचाइयां अर्जित की है उसको समाज सेवा में भी अपना नाम किया है। खासतौर से ओबीसी की बात करें, ओबीसी आंदोलन की बात करें, तो इसको जितनी मजबूती से अशोक प्रजापत जी ने आगे बढ़ाया है, वैसा अभी तक दूसरा उदाहरण हमें नहीं मिलता। तो अशोक प्रजापत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपके इस पूरे सफ़र को जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति जब कमाने की सोचता है, 2 पैसे घर लाने की सोचता है, उस समय में आपने सोचा कि मुझे समाज सेवा करनी है। आपके मोहल्ले वालों से हमने बात की तो हमें पता चला कि आधी रात को भी अगर किसी व्यक्ति को लगता था कि हमें काम है, हॉस्पिटल का काम है या थाने का काम है, कोई ऐसा काम है, तो अशोक जी का घर खटखटाया जाए। तो ये जो आपकी पहचान बनी, उस पहचान के बारे में बताएं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने एक शानदार कार्यक्रम शुरू किया है। वैसे लॉ इन एक्सप्रेस नवाचार के लिए प्रसिद्ध है, तो आपने किया है उसके लिए और बधाई आपको। 92 में मैं एबीवीपी का काम कर रहा था जी। स्कूल से ही। जी। फिर मैं 10वीं 12वीं करने के बाद कॉलेज में आ गया, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा। और मेरी बीडीएस की लास्ट वेटिंग थी 93 में। ठीक। तो वेटनरी में मेरा हो जाता, शायद राजस्थान टॉपर था उस समय का मैं। हाँ हाँ हाँ। पर पशु चिकित्सक में, लेकिन उसके बाद कई कांड रहे। मुझे लगता था कि मैं थोड़े नंबरों से पीछे रहा हूँ तो मैं मेडिकल में चला जाऊँगा, अगली बार तैयारी करूँगा। फिर हुआ नहीं, ऐसे करके घटनाक्रम हुआ। फिर मैंने डूंगर कॉलेज में एडमिशन लिया, और उस दौरान क्या था कि मैं दाऊजी मंदिर, मेरा पैतृक मकान है, तो हम वहाँ रहते थे कुमारों को मोहल्ले में। और वहाँ अगर किसी के भी तकलीफ है घर में, बच्चों को, महिलाओं को, बहू को, किसी को, तो घर वाले मोहल्ले वाले कहते थे इसको दिखा के लाना है। अच्छा। तो मुझे मेरे दादी जी को कहते थे कि अशोक है क्या घर पे? दादी जी कहते जाओ। तो मेरा दादी जी का ये था कि अगर कोई आदमी काम कर सकता है और किसी के काम आ सकता है तो उससे बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया में। ठीक है। चाहे कितना ही बड़ा अफसर बन जाए, लेकिन अगर किसी के काम आने वाला अगर बन गया तो वो बिना अफसर भी उससे बड़ा मानती है। ठीक है। तो हमेशा मुझे पढ़ते हुए उठा के जाओ पहले इसको दिखा के लो। मैं पढ़ रहा होता, तैयारी कर रहा होता, कोई भी आके किसी ने कह दिया तो वो कहते पहले जाओ जी। बच्चों के एडमिशन कराने हैं, जातीय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, उस समय जो बच्चे हैं तो उन सबके लगभग मैंने करवाया, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। और मोहल्ले में जो परिवार से रहते थे उन सबका बहुत, किसी भी जाति धर्म के, बहुत प्यार मिला मुझे और बहुत शुरू से दुलार मिला। 94 में जब 514 के चुनाव हुए तो मैंने टिकट मांग ली। उस दौरान मीटिंग ही मोहल्ले में कौन कौन चुनाव लड़ना चाहता है, तो मैं सबसे युवा था जिसने कहा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो उस समय कोई कांड रहे तो फिर टिकट मुझे मिली नहीं। भाजपा से मैंने टिकट मांगी, भाजपा ने टिकट दी नहीं। सर्वेयर भी आए, उन लोगों ने जब सर्वे किया तो सबसे एक्टिव मैं ही था उस क्षेत्र में, लेकिन कई कांड रहते हैं पार्टियों में, तो टिकट मुझे नहीं मिला। उसके बाद 99 में ओबीसी आ गया, तो वार्ड हमारा जो था दाऊजी मंदिर का ओबीसी हो गया। फिर मैंने भाजपा में प्रयास किया तो मिला नहीं।
एक दिन रात को मैं आपको बताऊं कि रात को 12-11 बजे एक जोशीवाड़ा में रहने वाले व्यास जी थे, वो आए घर। मेरे पिता के जी के जानकार थे, रेलवे में वो सर्विस करते थे। वो आए, उन्होंने घर बजाया, तो मैं ही चूँकि पढ़ता था रात को लेट तक, तो मैं नीचे गेट खोलना है, तो बोले एक बार चलो के बुला रहे हैं कल्ला जी। ठीक है। तो मैं गया डॉक्टर वहाँ, वीडी कल्ला। वीडी कल्ला जी। तो वहाँ गया, वहाँ तो वहाँ पर प्रदेश के नेता प्रद्युमन सिंह जी, चंद्रभान जी, ये सारे एक पटेल नगर में एक मकान में बैठे थे। जी जी जी। तो मुझे कहा अभी आपको चुनाव लड़ना है? मैंने कहा हाँ लड़ना है पार्षद का। तो एक मुझे नाम बताया कि चेयरमैन के लिए आपको इनको वोट देना है। वो वहाँ बैठे थे उस समय, वो अब नहीं है इस दुनिया में। तो उनको आपको वोट देना है, आपको टिकट है, आप चुनाव लड़ो, तैयारी करो, टिकट आपकी फाइनल है। तो मैं उस दौरान को 3-4 बज गए, 3-4 घंटे लगे, वो मुझे वापस छोड़ के गए। तो मैंने गेट बजाया, घंटी बजाई, तो पिताजी आए मेरे गेट खोलने। बोले तू कब गया बाहर? तो मैंने उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा फिर क्या रात? मैंने कहा कांग्रेस ने टिकट दे दिया, मैं पार्षद का चुनाव लड़ूंगा। तो मेरे पिताजी ने मेरे ऐसे थोड़ा छाती पे पीछे किया और गेट बंद कर लिया। क्या बात करते हो? हाँ, गेट बंद कर लिया। उन्होंने कहा जब कांग्रेस से टिकट लड़ना है तो फिर मेरे घर मत आना। अच्छा, ठीक है। गेट बंद किया। हाँ। और वो चले गए, लिटरली चले गए। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी उस समय भी पिताजी को मैं जोर से दोबारा गेट बजा लूँ या जोर से कह दूँ पिताजी गेट खोलो। मैं चुपचाप बैठा। मैं पिताजी का इतना मान सम्मान करता था, अगर मेरे जीभ से अगर कभी कुछ निकला ही निकल गया तो मैं जीभ काट लेता था दांतों से। मेरे पिताजी के बारे में मैंने कैसे कह दिया या कुछ भी ऐसा तेज कैसे बोल गया, मेरा उतना सम्मान था। तो मैं सामने बैठ गया, गेट के सामने पटियाँ थी, दूसरे पड़ोसी की जो पेड़ियाँ थी उस पर बैठा रहा। 5-6 बजे मेरी दादी जी उठी, उन्होंने खिड़की खोली और गेट के पास खिड़की, छोटा घर है बीकानेर में, तो वहाँ उनकी 4 पैर लगी होती, उठी और गेट कर उन्होंने जैसे मुंह धोया तो मैं सामने बैठा। दादी जी प्यार से लाल जी कहती थी, तो लाल जी बाहर क्यों बैठा हो? तो मैंने कहा पापा अंदर घुसन कौन दियो? बोले क्यों? मैं कांग्रेस टिकट ले रहा हूँ। टिकट टुकट बाहर छोड़, तो अंदर आ जा। अच्छा। उनको पता नहीं भी क्या टिकट होता है, कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं आ गया। फिर मेरे को समझाया कि भाई जब पापा नहीं चाहते हैं तो तुझे लड़ना नहीं। मैंने कहा भाई मुझे नहीं लड़ना। पिताजी ने कभी ये बताया नहीं भी वो संघ में रहे हैं। अभी जब उनका स्वर्गवास हुआ 2 साल पहले, तो श्रीमाली जी, ओपी सोनगरा जी वगैरह आए, तो उन्होंने कहा साहब 75 के युद्ध में उनकी जो तनख्वाह आती थी उसमें घर में जो खर्चा लगता था राशन पानी का, उसके अलावा सारे पैसे वो हमको देते थे। आपके दादाजी? मेरे पिताजी। आपके पिताजी, ठीक है। तो मैंने कहा पिताजी ने मुझे कभी ये बताया नहीं जी। तो क्या भी हमें नहीं पता भी आप भी डूंगराम जी के बेटे हो? हाँ। तो अब तो जब मैंने अखबार में देखा तो आए तो पता लगा कि साहब वो आप उनके बेटे हो। जी। उन्होंने हमारे बहुत, मैंने कहा पिताजी ने अपने मुंह से कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। जी। उस दौरान फिर मैं टिकट छोड़ दी। टिकट छोड़ने के बाद फिर मैं नौकरी लग गया कि एटको हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी थी, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल जो कंप्यूटर कांटे हैं, बीकानेर। शुरुआत मैंने की साहब, ठीक बात। अच्छी शुरुआत की मैंने प्राइवेट लाइफ में। उस समय मार्केटिंग होती नहीं थी, तो मैं जब टाई वाई लगा के जाता था, लोग गले के नीचे कागज छिपा लेते थे और डरते थे कोई बड़ा अधिकारी इनकम टैक्स एग्जीक्यूटिव के रूप में। हाँ। जो, हाँ, ठीक है। तो फिर मैंने कंपनी वालों से कहा भी ये सब चलेगा नहीं, बीकानेर शहर हमारा थोड़ा अलग टाइप का है, यहाँ तो मुझे मस्ती से काम करने दो। तो कंपनी पहले तो सकबकाई, फिर कहा चलो करो। तो मैंने शुरू किया। रात को 12 बजे मैं किसी दुकानदार के पास जा रहा हूँ, रामदेव भंडा पान भंडार में, कभी मैं कैलाश में जा रहा हूँ तो वहाँ जा रहा हूँ। ऐसे करके मैंने खूब कांटे बेचे। उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया, रीच कलकत्ता कर दिया। मैं कलकत्ता गया तो पीछे से जो लोग आते थे गली मोहल्ले वाले, दादी जी ऐसा कह क्या मेरा ये काम है, मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है, हॉस्पिटल जाना है। तो फिर दादी जी कहती वो तो बाहर नौकरी लगे, तो उनका एक चेहरा उतर जाता था, एक मायूसी आ जाती थी। तो मेरी दादी जी उनको बहुत गहराई से फील करती थी। उन्होंने जब मैं महीना भर रहने के बाद बीकानेर आया, सारी घटना बताई कि अब मेरा वहाँ ठीक हो गया, सेटल हो गया है और कंपनी में बढ़िया मुझे सैलरी मिल रही है, अच्छा मेरा स्टाफ है, तो मैं एरिया मैनेजर ग्रुप में वहाँ काम कर रहा हूँ। तो मेरी दादी जी ने मुझे एक धीरे से बात की दूसरे दिन सुबह कि मारी इच्छा है तू अठे रेर काम कर, ए जी का पड़ोसी रे लोग आवे और ए तारो नाम ले कोई काम के वेर मैं उतर दूँ, मारो मन बहुत दुखी हो, बेदुखी हो जाए। जी। तो बेटा भगवान दो रोटी अठे भी दे देसी, तू अठे ही रहे। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप कह रहे हो। पिताजी दादी जी जो कहते थे मेरे लिए वो ब्रह्म वाक्य होते थे, मैं उनको फॉलो करता था। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। कंपनी वालों ने मुझे बहुत कहा कि आप मूर्ख हो, इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उस समय मुझे ऐसा लगता है जो जयन नयन को सैलरी मिलती थी उससे ज़्यादा सैलरी मेरी थी। ठीक बात है। और सुविधाएं भी फुल थी, कंपनी प्राइवेट कंपनी में होती है। तो मैं फिर नौकरी छोड़ के मैंने रामपुरा में एक स्कूल करी। जी। अच्छा, स्कूल शुरू कर दिया? रामपुरा में स्कूल कर लिया। और वहाँ स्कूल पे ये रहा कि मैं घर घर जाता तो लोगों को पता नहीं क्या था, यहाँ के लोग वहाँ गए हुए थे तो एक खुशबू थी मेरी वहाँ, लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिया। और मैं पहले साल वहाँ 10-20 सालों से स्कूल चल रही थी, किसी में 100 किसी में 50 बच्चे थे, मेरे पहले साल 150 बच्चे हुए। लोगों ने बहुत विश्वास किया। मेरा भी वहाँ था, सुबह बच्चों को प्रार्थना करना, मंदिर जाके अपने माता पिता के पैर छूना, ये सारी चीज़ें मैं प्रार्थना में बताता था 20 मिनट। संस्कार की शिक्षा थी। तो बच्चे सारे जब आता तो अचानक से रामपुरा बस्ती में एक चेंज आ गया कि भाई बच्चे ऐसे भी करते हैं क्या, माता पिता दादी दादा के पैर छू रहे हैं, सुबह कैसे चाहे किसी धर्म का है अगरबत्ती करके अपने धर्म के साथ 2 मिनट भगवान के साथ टॉक कर रहा है। तो एक ठीक मैसेज गया। फिर
स्कूल मेरा ठीक चल पड़ा। उस दौरान फिर गली मोहल्ले में वहाँ भी पिछड़ी एक बस्ती थी, कच्ची बस्ती थी, तो सड़कें बनाना, नालियाँ बनाना, उसके लिए मैंने संघर्ष शुरू कर दिया। तो एक संस्था बन गई हमारी पूरी, और मुझे वहाँ मोहल्ला समिति का अध्यक्ष बना दिया। चलता रहा ऐसे करके। फिर मैं राजनीति में चलते द्वारका प्रसाद जी तिवारी के संपर्क में आया। ठीक बात है। उन्होंने मुझे कहा, यार आप अच्छा काम करते हो तो फिर पार्टी में आओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उनके साथ मैंने काम किया। गोपाल गहलोत जी से उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे मेरे पारिवारिक संबंध हो गए। तो हम लोग, मैं उस दौरान भी समाज की एक्टिविटीज़ में था। 97 में मुझे समाज रत्न, युवा समाज रत्न की उपाधि मिल गई समाज के कार्यक्रम में, प्रजापत समाज से। बिल्कुल। तो ऐसे करके मैं चलता रहा काम मेरा ठीक ठाक। फिर राजनीति में आ गया, फिर चुनाव लड़े गोपाल जी। तो उस समय मैंने ओबीसी सारी इकट्ठी करके, ओबीसी को टिकट मिली है पहली बार कॉलेज से 2003 में। तो एक बड़ा इवेंट किया और ओबीसी के सारों को मैंने प्रयास किया कि सारे ओबीसी आके ओबीसी के नाम पे हमको वोट दें। ठीक बात। तो फिर पहली बार ऐसा हुआ, किसी समाज ने और किसी लोगों ने गोपाल गहलोत के पक्ष में एक मैसेज दिया, बीजेपी के पक्ष में, कि साहब हमको देना है। और चुनाव लड़ा, हार जीत अलग विषय है, लेकिन शानदार चुनाव रहा। फिर धर्मेंद्र जी के साथ 2004 में मैंने विधिवत रूप से बीजेपी ज्वाइन की और मैं बीजेपी के लिए संघर्षशील कार्यकर्ता बन गया। ये एक पूरा का पूरा जो आपका सफ़र है, जो आपने किया, मोहल्ले की सेवा करते हुए, बाद में स्कूल बनाई, और स्कूल में आपने एक वास्तव में कहते हैं जैसे चेंज मेकर्स की भूमिका, आपने बच्चों को संस्कारित किया, और ये आपका एक रूप था। लेकिन इसके साथ जैसे ही आप पॉलिटिक्स में आए, और इसी दौरान शायद आपने वकालत भी लगभग कर ली होगी, क्योंकि वो बीडीएस वाला मामला तो पीछे ही छूट गया था, आपके साथ जनता जो जुड़ने लगी, जैसे एक बार जसूसर गेट पर कोई फायरिंग का मामला हुआ था, उसको लेकर के आप, मुझे लगता है कि अगर मेरी याद में है, तो उस वक्त आपने एक बहुत ही आक्रामक, एक एग्रेसिव भूमिका अदा की थी, और खूब सारे लोगों को लेकर के आप कलेक्ट्रेट तक पहुंच गए थे। वहां से लेकर के बिल्कुल रिसेंटली एक मैं देखता हूं कि शायद छत्तीसगढ़ का अभी एक कांड हुआ है, जहाँ पे एक सुसाइड के केस को बनाने की कोशिश की गई, एक सुसाइड बना दिया गया, और उसको लेकर के आप ज़बरदस्त स्ट्रगल कर रहे हैं। वो गांव के लोग जिनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो गया, उनको आप जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो जनता का आपको साथ मिला, जनता का जो आपको विश्वास मिला, और ये लड़ने की जो आपको ताकत मिली, इसका कारण क्या है? किस तरह से ये ताकत आपको मिलती है? देखिए, जब आप स्वच्छ मन से, मेरा एक मानना है, स्वच्छ मन से अगर कोई काम करते हैं तो लोग अपना आप में विश्वास करते हैं, और उस विश्वास से जो दिव्य शक्ति आती है तो वो आपको आगे बढ़ने का जो प्रेरणा देती है। जब जसूसर गेट वाली घटना हुई तो उस समय वो समाज के लोग थे, सामने बड़े बड़े लोग थे, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, दलगत दोनों ही पार्टियों के बड़े लोग उसमें शामिल थे, भाजपा और कांग्रेस के बड़े लोगों के लोग थे, सियासी गलियारे के लोग थे। उस समय मैं जब उनके साथ खड़ा तो बहुत बुरी तरह से महिलाओं के साथ मारपीट हुई, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने उन सबको कहा, उन्होंने कहा नहीं अब कुछ नहीं करना है, हमको यह छोड़नी पड़ेगी, हम वहाँ से वो डरे हुए थे क्योंकि 4 पीढ़ियों से हवेली में रह रहे हैं, हम छोड़नी पड़ेगी, जबकि हम इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। ठीक है। तो ऐसे करके फिर मैंने कहा कोई नहीं, अब चिंता मत करो। मैंने आवाज़ लगाई, और मैं ऐसा सोच नहीं सकता था। वास्तविकता तो यह है, मैं उस समय समाज का अध्यक्ष था, निर्विरोध अध्यक्ष बना था, बड़े बड़े लोगों ने मेरे सामने चुनाव लड़ा, मेरे सामने जो बीकानेर के जो अभी जो प्रदेश में नेतागिरी करते हैं, ऐसे लोग चुनाव में 39 पर्चे भरे गए। 39 पर्चे आप कुमार समाज की पहली बार चुनाव हुआ के लिए, कुमार महासभा का चुनाव हुआ, उसके 39 पर्चे भरे गए, और उसमें बीकानेर के सारे धनाढ्य, सारे ताकतवर, सारे जो अपने आप को जो प्रतिष्ठित लोग मानते थे, जिनके परिवार से पिताजी वगैरह भी ये था, भी मजबूत है, उन सब ने पर्चे भरे। और मैं समाज का धन्यवाद जितना करूँ उतना कम है। उस समय जो चुनाव संचालन की जो कमेटी थी, उस कमेटी ने पूरी रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक निर्णय करने के बाद यह किया कि जब समाज का सारा काम अशोक करता है, दुख तकलीफ, हॉस्पिटल, थाना, कचहरी में चुनाव लड़ रहा है, कोई कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तो खड़ा वहाँ अशोक है, तो फिर अध्यक्ष का हक अशोक का क्यों नहीं? अच्छा। तो कुछ धनाढ्य लोगों के लोग भी उसमें शामिल थे। तो आखिरकार सुबह 5 बजे उन्होंने निर्णय दिया कि अशोक प्रजापत निर्विरोध कुमार समाज का अध्यक्ष है। उस समय वो सारे लोग जो बैठे थे, करीब 2000 लोग वहाँ धर्मशाला में इकट्ठे थे, बाहर अंदर बहुत भीड़ थी, तो सब लोग चौंक गए, और जो आम जन था उसकी आवाज़ थी कि अशोक के अध्यक्ष बनना चाहिए। और मैं आपको फिर बताता हूँ हरीश जी, मेरे साथ कोई बहुत धनाढ्य लोग नहीं है, जो गरीब गुरबे जो लोग हैं, जो गाड़ा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, दाढ़ी करते हैं, टाल लगाते हैं, है ना, जो मेहनत मजदूरी करके करते हैं, उन लोगों में आज भी अगर मैं आवाज़ लगाऊं तो वो सारे लोग एक साथ आते हैं अपना काम छोड़ के। ये सारे लोग वहाँ पे कलेक्टेड पहुंचे थे, ये कलेक्टेड पहुंचे, और मैं सोच रहा था भी 200-500 लोग हो जाएंगे। तो उस समय का मेरे हिसाब से एक सामाजिक दृष्टि से आज तक के सबसे 5000 से ज़्यादा लोग वहाँ थे
कलेक्ट्रेट में पहुंचे। कलेक्ट्रेट पे। ठीक है। और उस समय मुझे ये लगा कि बहुत अत्याचार हो रहा है। तब मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया, इस तरह से ओबीसी के लोगों के साथ इस तरह से अत्याचार होएगा और हम क्यों सहन करेंगे, जी जी जी। अब सहन नहीं होगा। तब थोड़ा सा वो आक्रामक रूप था, बड़ी भयंकर रैली थी, लेकिन उसमें हम बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा। वो जो विवादित ज़मीन थी वो आज भी हमारे समाज के लोगों की विधिवत रूप से आ गई है, वो लोग उसमें सर्वाइव कर रहे हैं। और उसके बाद कई बार भूमाफियाओं ने समाज की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहा, तब मैंने उसके प्रदर्शन किए, उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट रहे। और प्रशासन और आप मीडिया वालों का, मैं कि सारे मीडिया के जो लोग हैं वो मेरे से अपार स्नेह रखते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अशोक किसी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ता। और मैं अपने लिए, मैंने आज तक किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से कभी कुछ नहीं मांगा। ठीक बात है ना, मेरे कोई ऐसा नहीं है कि साहब कोई प्रॉपर्टी बना ली, मेरे कोई प्रॉपर्टी नहीं सर। एक गाड़ी है वो लोन पे, घर बार में सरकारी मकान में रहता हूँ। एक पिताजी का दिया हुआ प्लॉट है, उसमें एक मकान रामपुर 15x50 का बना, धन बनाया नहीं। लेकिन मुझे, मैं जो धन के रूप में देखता हूँ, तो ये जो आप लोगों का प्यार है, जो आम जनता का प्यार है, वो मेरे लिए बड़ा प्यार है। मैं ओबीसी के लिए शुरू से संघर्षरत रहा। ओबीसी का जब आरक्षण में कुछ बड़ी जातियाँ आ गई, उससे हमें नुकसान हुआ, उसके लिए मैंने संघर्ष किया। वो मूल ओबीसी और ओबीसी के लिए तो कुल मिला के जब ओबीसी में जो अधिकारों की लड़ाई है, उसमें मैं अपने आप को अगर कहीं ना कहीं प्रयासरत मानता हूँ, अगर उसमें कहीं ना कुछ एक अंश में मैं कुछ कर पाता हूँ, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अभी ओबीसी आंदोलन के आप बड़े चेहरे हैं, तो क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये आंदोलन आप चला रहे हैं, और किस तरह से पूरी ओबीसी को एक करने का आपका प्लान है? देखिए, पहले तो एक संघर्ष था, अभी कुछ बड़ी जातियाँ आ गई है, उससे कम हो। अब चूंकि ये संभावना कुछ घट गई है, ठीक है। तब अब मेरा उनसे ये रहता है कि आप बड़े भाई के रूप में रहो, हम छोटे भाई, अगर इसका बाइफरकेशन हो जाए, आधा अधिकार जो हम दबी कुछ ही जातियाँ हमको हमारा हक मिल जाए, आप बड़े थोड़े समर्थ लोग हो तो आपको अधिकार मिले, इसका दो टुकड़ा हो जाए, अल्टीमेटली नुकसान तो उनको भी हो रहा है, क्योंकि वो पार्षद और सरपंच, पंच और वार्ड पंच तो बन जाते हैं, लेकिन जो एमएलए एमपी की बात आती है, तो जो आम लोग हैं, जो ओबीसी है, वो उनके खिलाफ जाती है। तो उससे उनका जो 60 का आंकड़ा पहुंच गया था, एक बार 22 पे आ गया था, अब 30-35 का भी है। तो जो बड़ी जगह वहाँ से वो पिछड़ रहे हैं। मेरी उन बड़े नेताओं से भी कई बार बात होती है, उनसे कहते हैं आप बड़े भाई की तरह हमारे साथ रहो, तो हम लोग भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ो, उसमें आप सहयोग करो, ताकि वर्गीकरण हो जाए ओबीसी का। वर्गीकरण की हमारी बड़ी मांग है। ओबीसी का वर्गीकरण होगा तो जो मूल उद्देश्य है ओबीसी का, लोगों को आगे बढ़ना, दबे कुचले पीछे प्रताड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उन शोषित लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, और उसके लिए संघर्ष रहे तो होना चाहिए। राजनीति की बात करें, क्योंकि समाज सेवा में तो आपका नाम है और सारा कुछ है, राजनीति में आपको पैर जमाने में, क्योंकि आपकी कोई ऐसी पृष्ठभूमि कोई बहुत बड़ी नहीं थी, ठीक है, आपका परिवार एक संघनिष्ठ परिवार था, और लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी कि आपको कोई राजनीतिक रूप से बहुत अच्छी बैक मिल जाए और आप लगातार पद भी हासिल कर लें, प्रतिष्ठा भी हासिल कर लें। लेकिन आपके साथ आपको पद भी मिला, प्रतिष्ठा भी मिली, आप पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे, प्रवक्ता भी रहे, बड़े बड़े नेताओं से आपका मिलना हुआ, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सुषमा स्वराज जी हो, अमित शाह हो, खूब जो भी लोग आए उनके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, दिल्ली भी जाते रहते हैं। राजनीतिक गलियारों में एक बात जरूर सामने आती है, जब सारे लोग अशोक प्रजापति का एक फ्रेम बनाते हैं, तो कहते हैं कि इस व्यक्ति को समय की नब्ज को पकड़ने की कला है। और इसका उदाहरण वो बहुत पुराना देते हैं कि अर्जुन मेघवाल जी जब वीआरएस लेकर के बीकानेर आ रहे थे, तो आपने उनका डूंगरगढ़ में जाकर के स्वागत किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, और उस वक्त तो कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि कोई कह सके कि अर्जुन मेघवाल जी को या तो टिकट मिल जाएगी, या टिकट मिल जाएगी तो वो जीत भी जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की लहर चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए तो बीजेपी जीतेगी। उस वक्त जब वो वीआरएस लेकर के आ रहे थे, अभी भी जब आपके साथी लोग जो आपको जानते हैं वो कहते हैं कि अशोक प्रजापति में समय की नब्ज को पकड़ने की है। ये जो, इसको आप सिद्धि कह दें, इसको आप स्टाइल कह दें, इसको आप कला कह दें, ये आपको कैसे आई? देखिए, शुरू से मुझे ये था कि जो अच्छे लोग हैं, मैंने अर्जुन राम जी का जब चुनाव के बारे में सुना, भी अर्जुन राम जी चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने उनके बारे में पता किया। चूरू उस समय वो कलेक्टर थे पहले, उससे पहले, उसके बाद वो शायद गोपाल होटल के पास आपने उनका स्वागत किया, वो हट गए थे, और उसके बाद वीआरएस लेके बीजेपी में आ रहे थे। ठीक है। तो मुझे लगा कि एक अच्छा आदमी चुनाव लड़ेंगे, बीकानेर में बीजेपी का अच्छा चेहरा आ रहा है, जिनको आम लोगों के प्रति स्नेह है जी। तो मैंने वहाँ आसपास के गाँव के लोगों को, जो समाज के लोग हैं, इसके अलावा दूसरे समाज के लोग हैं, वहाँ से इकट्ठा किया, और गोपाल होटल में लगभग मैं 200-500 लोगों को लेकर गए उस वक्त 2009 में मैंने उनका स्वागत किया। और उस समय वो डूंगरगढ़ के लोग थे, डूंगरगढ़ के आसपास के लोग थे, यहाँ से कुछ लोग गए थे, लेकिन वो अधिकतम लोग वहाँ के थे। जो मेरा हर गांव से लोग आज भी आते हैं। हॉस्पिटल पीबीएम में किसी भी गांव का आदमी रात को 2 बजे भी आएगा तो उनका एक विश्वास है कि अशोक को अगर फ़ोन करेंगे तो फ़ोन उठाएगा।
और मैं कोशिश भी करता हूँ कि पहली घंटे में फ़ोन उठा लो, चाहे वो अनजान नंबर हो, चाहे किसी जानकार का हो। और हॉस्पिटल कहते हैं तो मैं खुद निकल के जाता हूँ, वहाँ भर्ती कराना है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, रात को कई बार डिलीवरी वाले आते हैं, तो ये सब आप सब लोगों के सहयोग से जी। हो जाता है। तो मैं डूंगरगढ़ में उनका स्वागत किया, उसके बाद स्वागत करने के बाद उनको टिकट मिली कई समय बाद। टिकट मिलने के बाद हम लोग तन मन धन से उस समय उनके साथ लगे रहे। चुनाव हो गया, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा कभी उनके पास कोई काम लेकर के गया हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि जो छोटे मोटे काम होते थे तो वो अपने आप सब लोगों से के काम हो जाते थे। दो के बाद जो 14 में जब वो दोबारा चुनाव लड़ने आए, उस समय मैं समाज का अध्यक्ष बन गया 2013 में। फिर मैंने लग करके उनके साथ काम किया जचा के। पूरे लोकसभा में मैं हर एक गांव में गया, हर एक गांव के जहाँ जहाँ हमारे समाज के गांव हैं, जहाँ जहाँ ओबीसी के गांव हैं, उन सब गाँव में मैंने अपनी गाड़ी अपना तेल, कभी मैंने आज तक किसी भी चुनाव में किसी नेता से 1 रुपये का तेल नहीं लिया, किसी से गाड़ी नहीं ली, अपनी ही गाड़ी ले जाता हूँ, स्वयं का डीजल से पूरे शहर में जहाँ भी मुझे जाना होता है जाता हूँ। तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। कहते हैं सब पॉलिटिशियन कहते भी आप चुनाव में ले लिया करो, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ, अच्छा लगता है। और मैं लगभग सब जगह। फिर अर्जुन राम जी चूँकि एक बहुत विद्वान आदमी है और उनका ओबीसी के प्रति बड़ा शानदार लगाव है, उनमें ये लगा कि ये स्पिरिचुअल भी है, मैं भक्तिभाव का भी रखता हूँ। मैं कई बार कोई आंकड़े जो देता हूँ जी। उस आंकड़ों में उनके बहुत सटीक बैठता है। मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, जब पार्षद के चुनाव होते ये जो अभी, तो सभी लोग जो विचारक थे उन्होंने कहा था बीजेपी की 20 सीटें आएगी, क्योंकि उससे पहले एक बार मेयर रह गए थे धनंजय चोपड़ा जी, तो अल्टरनेट चेंज होएगा ऐसा लोग सोचते थे। मैंने उनसे एक आंकड़ा मैंने डाला, मीडिया में भी डाला और लगाया भी फेसबुक पे। तो मैंने कहा भी जो रिजल्ट आएगा उसमें 30 कांग्रेस की, 38 बीजेपी की, 12 निर्दलीय और 1 बीएसपी की सीट आएगी। ऐसे करके मैंने आंकड़ा जोड़ करके मैंने पूरा दिया 80 सीटों का। तो रात को कई लोगों ने मेरे पास कहा, कईयों ने नाराज़गी जताई, रेस्तरां से बड़ा माहौल ख़राब था 1-1.5 बजे तक। सुबह जब गिनती शुरू हुई तो मैं वहाँ था, आप लोग भी वहाँ थे, मीडिया के सारे बंधु। तो आंकड़ा जो आया 37 बीजेपी की, मैंने 37 दी थी, 38 बीजेपी की आई, एक ज़्यादा आई, और कांग्रेस की उतनी आई, 12 निर्दलीय थे, 1 बीएसपी थी। ठीक, एक कांग्रेस की एक घट गई शायद, 1 बीजेपी में बढ़ गई, ऐसा कुछ आंकड़ा था। बाकी एज इट इज आंकड़ा था। फिर जब यूपी के चुनाव हुए तो मैंने, किसी ने कहा ये आगे, मैंने लिख करके अर्जुन राम जी को और आप सब प्रेस वालों को एक भेजा, 273 सीट यूपी बीजेपी, और सौभाग्य से 273 ही आई। ठीक है। तो उस समय मंत्री जी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैंने BL संतोष जी से बात की है और ये आपका मैसेज दिखाया है। गिनती 10 तारीख को, 10 मार्च को थी, आपने 9 मार्च को दोपहर में मुझे मैसेज कर दिया। तो ये क्या है? BL संतोष जी का भी, ये कौन आदमी जिसको एग्जैक्ट आंकड़ा पता है? ऐसे कैसे होता है? मैंने कहा भी मैं इधर से पूछताछ करता हूँ, फिर भगवान जो कहलवा देते हैं मैं लिख देता हूँ और वो हो जाता है, ये ऊपर वाले की कृपा है। तो मंत्री जी बड़ा मुझे स्नेह रखते हैं। एक मैं आपको बताता हूँ अर्जुन राम जी के लिए, वैसे तो देखो ये आपका कार्यक्रम है तो व्यक्ति का नाम लेने वाले मुझे नहीं पता, लेकिन सत्यप्रकाश जी ने मुझे 2013 जो 14-15 में अध्यक्ष बने, तो मुझे उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया चाहे, तो मैं बीजेपी के लिए एकदम नया नाम हो गया, क्योंकि किसी भी आंकड़े में जो लोग आप लोग लिख रहे थे उसमें अशोक प्रजापति नहीं था, ये बन सकते हैं वो बन सकते हैं, बस मैं नहीं बन सकता था, उसमें नाम था, मैं बन गया। फिर लगन मेरी थी काम करने की, तो मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ, आम जन के लिए भी था तो पार्टी के लिए था। रात को भी कोई नेता आ रहे हैं तो मैं तैयार हूँ, सुबह अगर किसी को छोड़ने जाना है तो मैं तैयार हूँ, सुबह किसी को रिसीव करना है तो मैं तैयार हूँ। तो फिर अब काम करेगा तो आगे बढ़ेगा जी। तो मंत्री जी ने खूब स्नेह दिया, सत्यप्रकाश जी ने बहुत अच्छा ब्रेक दिया। दोबारा फिर अखिलेश जी के साथ में उपाध्यक्ष रहा, 2 बार उपाध्यक्ष रहने का मुझे अवसर मिला, 8 साल तक उपाध्यक्ष रहा। फिर मैं अभी प्रवक्ता हूँ। पद क्या हो ये विषय नहीं है, मेरी एक्टिविटी जो है, मेरा जो एक्टिवनेस है उसमें मैंने कभी नहीं कमी आने दी। कहीं भी कोई विषय आता है तो उसका मैं प्रेस नोट जारी करता हूँ और आप उसको बढ़िया से छापते हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। एक मैं अर्जुन राम जी के लिए मैं कह रहा था कि ओबीसी के लोग जो हम लोग बीकानेर में अपना काम करते हैं, कोई वकालत करता है तो वो अपना वकालत के जरिए अपना जैसे तैसे काम चलाता है, लेकिन हम लोगों को भारत सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी करने का अगर किसी ने अवसर दिया जी, तो वो अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। मैं एक व्यक्ति के नाते नहीं, मैं लगाव है मेरा इसलिए नहीं, लेकिन कानून मंत्री उस समय नहीं थे, फिर भी अशोक भाटी जैसे व्यक्ति को उन्होंने स्टैंडिंग काउंसिल बीकानेर बनाया। फिर मुझे सीनियर पैनल काउंसिल भारत सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में, आस्कर मारू है ना, फिर निमेश सुथार, तो कुम्हार, सुथार, नाई, हर वर्ग को उन्होंने आगे बढ़ने का अवसर दिया। तो किसी एक जाति में बंद करके वो नहीं रहे। मैं जब उनका देखता हूँ प्रधानमंत्री हेल्प जो करते हैं, प्रधानमंत्री सहायता, तो उसमें मेघवाल समुदाय जो ऐसी समाज के हैं वो 25% ही नहीं मिलेंगे, लेकिन 75%, 80% से ज़्यादा लोग स्वर्ण समाज के और ओबीसी समाज के, जिनको उन्होंने सहायता की है, बड़े इलाजों में उन्होंने मदद की है। तो उनके लिए एक बड़ा भाव, वो एक मानव मात्र से प्रेम करने वाला, तो मुझे उन्होंने खूब अवसर दिए। तो ये भी एक ओबीसी का मसीहा अगर इस समय कहेंगे
तो अर्जुन मेघवाल जी के लिए वो एकदम सटीक नाम होगा। उन अवसरों में कई बार जैसे आप कहते भी हैं कि अर्जुन मेघवाल जी ओबीसी के मसीहा हैं और ओबीसी के लिए उन्होंने काम किया, तो कहीं ना कहीं आपकी सिफारिश काम आई होगी, कहीं ना कहीं आपकी पैरवी काम आई होगी, या आपकी वो सुनते भी होंगे, कुछ ऐसा भी रहा होगा। एक इसके बीच में भी आता है कि आपने एक बार अभी पिछले विधानसभा चुनाव में दावेदारी भी की थी, एक पर्टिकुलर विधानसभा से खूब पोस्टरबाजी हुई और आपका नाम खूब तेजी से आगे बढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी के आप प्रत्याशी भी हो सकते हैं। तो इसके पीछे क्या था? देखिए, विधानसभा में जो वहाँ उस समय के जो प्रत्याशी थे वो पार्टी से बाहर थे, और मेरे सामाजिक दृष्टि से भी वहाँ बड़े वोट हैं, 35-40 हज़ार। कोलायत विधानसभा में कुमार समाज के 35-40 हज़ार वोट है, निर्णायक वोट है। और अगर उसके बाद जो एसी के वोट है वो सारोदी के वहाँ, तो कोलायत विधानसभा परिवर्तन चाह रही थी। ठीक है। 2 बार के जो कांग्रेस के एमएलए थे तो उनसे वो चाह रहे थे भी अब कुछ अच्छा नया हो, और उस समय कोई भाजपा में बड़ा चेहरा वहाँ थे नहीं। तो समाज के लोगों ने, जो साथी लोगों ने, उन्होंने कहा भी आप लोग, बाकी अन्य समाज के लोगों ने भी कि आप लोग आइए, हमें संघर्षशील आदमी चाहिए जो हमारे लिए संघर्ष करे। तो मुझे लगा कि करना चाहिए प्रयास, और वहाँ की जनता ने खूब प्यार दिया। मैं अंतिम छोर के गांव तक, सब गांव में जाकर आया। मैंने वहाँ पर मेरे जो पोस्टर की आप बात कह रहे हो, तो पोस्टर करीब 20,000 से ज़्यादा पोस्टर, हाँ, पूरे इस इलाके में पोस्टर, और वो वहाँ के लोग लगाते थे। मैं आपको बताऊँ, वहाँ के जो सरपंच थे, गांव के जो अलग लोग थे, वही पोस्टर छपाते, वही फ्लैक्स लगाते। मैं जब जाता तो मुझे लगता रही ये फ्लैक्स भी लगा हुआ क्या, ये किसने लगाया? तो फिर कई बार सौजन्य लिखा होता, कई बार नहीं भी लिखा होता। तो फिर माहौल बन गया, मतलब आपके नाम से अच्छा माहौल बना। फिर कई कारण रहे, दूसरे लोग भी आ गए इस करके, फिर बड़े सियासी लोग वापस जब आ गए तो अंशुमान ये दूसरे लोग आ गए, बड़े सियासी लोग आ गए, और इस तरह से अशोक प्रजापत कई बार बैकफुट पे आए। ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे कि आपने कह दिया, अपना दर्द आपने बयान कर दिया कि बहुत सारे बड़े लोग आ गए। तो वो समय कब आएगा जब अशोक प्रजापत का सपना पूरा होगा? और हम ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो ड्रीम क्या है जो अशोक प्रजापत ने अपने लिए एक पॉलिटिकल कैरियर के रूप में देखा है। हर राजनीति करने वाला आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, काम करना चाहता है। इसलिए नहीं कि कोई विधायक बन के कोई उसका लेबल बन जाएगा, इसलिए कि जब हम विधानसभा में बैठेंगे तो अपने जो पीड़ित, प्रताड़ित, शोषित जो समाज के लोग हैं, हर एक समाज के, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, ना, ये जरूरी नहीं है स्वर्ण व्यक्ति शोषित नहीं हो सकता, पीड़ित नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। तो गरीब तो हर समाज में, हर समुदाय में है। उन सब के लिए अपनी आवाज़ को उनके लिए उठाने का एक प्रयास मेरा है। मैं निश्चित रूप से विधायक का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर मुझे कहीं भी अवसर मिला, ऐसी बीकानेर में भी, शहर में भी सीट है जो ओबीसी प्रदान करे, लाख से प्लस 1.5 लाख करीब, 1.25 लाख करीब वोट ओबीसी के, और मूल ओबीसी के वोट 7 विधानसभा बीकानेर में प्रबलता से। अगर किसी एक समुदाय को मूल ओबीसी मान ली जाए तो कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं बीकानेर जिले की जिसमें प्राथमिकता से 1 नंबर पे नाम मूल ओबीसी का नहीं आता। ऐसी भी अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीकानेर विधानसभा एक बार फिर परिसीमन के दौर से गुजरेगी और एक उत्तर जो विधानसभा का होगा, और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपको देखा जा रहा है। इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है कि जो पूर्व पश्चिम है उसमें से परिसीमन के बाद में एक विधानसभा और निकलनी है, वो जो उत्तर आएगी। आपका ये जो जिस फील्ड, जो आपका कार्य क्षेत्र है, ये रामपुरा, बंगला नगर, ये जो है वो कट करके, हाँ, वो कच्ची बस्तियाँ, और उधर वही एक नया होगा। तो क्या आपकी दावेदारी वहाँ से भी हो सकती है? निश्चित रूप से बीकानेर सदर बन जाए या देशनोक, बड़ा नाम है माता जी का, तो सीट का नाम अगर देशनोक सीट हो तो आसपास के जो गांव पूरा पेरीफेरी है उसमें होगा, तो उससे बाकी 7 विधानसभाओं का कोई ना कोई हिस्सा आएगा। कोई ना कोई हिस्सा, वो विधानसभाएं थोड़ी छोटी होगी, थोड़ी सुलभ हो जाएगी। तो निश्चित रूप से मेरी दावेदारी वहाँ रहेगी मजबूती के साथ, और रहनी भी चाहिए। अगर काम कर रहे हैं तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। उसके बाद पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ आत्मीयता से लगेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। अभी भी हमने कोलायत में जो जी जान से काम किया और उसका रिजल्ट रहा है, आप देखिए इतने बड़े अंतराल से भाजपा जीती है। बिल्कुल। तो प्रयास पूरा रहेगा कि टिकट मिले, पार्टी ओबीसी की तरफ देखे, मूल ओबीसी को टिकट दे। क्योंकि एक मैं आपको बड़ा अंतर बताऊं, भाजपा में इस बार जो हुआ, गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो सीटें हैं वो भाजपा की एकदम कम होगी। उसका कारण था कि कांग्रेस ने 3 सीटें जो है वो मूल ओबीसी के लोगों को दी। सूरतगढ़ से डूंगर राम जी गैदर को दी, कुमार समाज के बड़ा चेहरा थे। उसके बाद सुथार को टिकट दी उन्होंने, और बीकानेर पूर्व से माली समाज को टिकट दी। ये तीनों बड़े समाज हैं जिनको उन्होंने टिकट दी और साधने का प्रयास किया। फलस्वरूप ये हुआ कि बीकानेर में जब माली समाज को टिकट दी, ओबीसी को टिकट थी, इस नाते बीकानेर की जो 6 टिकटें हैं वो बीजेपी पक्ष में आई,
आई, लेकिन वहाँ नहीं आ जा सकी। लेकिन जो गंगानगर और हनुमानगढ़ है, वहाँ पर ओबीसी समाज ऐसे पलटा कि वो भाजपा को बड़ा नुकसान देगा, इसका मुझे बड़ा दर्द है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये भी निवेदन भी है, सुझाव भी है कि एक सीट जो हमारे संभाग में मिलती थी, हर बार देते थे, कृष्णाराम जी नाई लंबे समय तक रहे, उसके बाद राकेश सुथार है, उनको वहाँ टिकट दी गई, तो एक ओबीसी इस बार नहीं टिकट मिली, तो उसका भी रोष जो था लोगों में था। यद्यपि हमने बहुत प्रयास किया लोगों को समझाने का कि जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सब अपने ही भाई हैं, भाजपा सरकार में रहेगी तो अपने लोगों को अवसर मिलेगा काम करने का। लेकिन कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में हम जो है गंगानगर हनुमानगढ़ में समझाने में असफल रहे। बीकानेर में तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की और जो असर आना चाहिए था वो नहीं आया, लेकिन वहाँ नुकसान जो हुआ उसके लिए भी अब तक थोड़ा सा मन में है कि और अच्छा हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। इस तरह की रिपोर्ट आपने कहीं प्रस्तुत की है, कहीं बताई है? हाँ, जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचती है। बिल्कुल, जो लोग पार्टी के लोग जो सलाह मशवरा करते हैं या जानकारी चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाई। मैंने ये रिपोर्ट जो है माननीय अमित शाह जी तक इस बात को भेजा जी। कि भाई ये जो पार्टी हम चाहते हैं, पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है चाहता है कि वो खुद कुछ भी नहीं बने, लेकिन पार्टी सबसे बड़ी सर्वोपरि रहे और जनता का जो हित है वो पार्टी देखती है, तो वो होना चाहिए। तो मैं कहीं ना बनूँ, कुछ भी नहीं बनूँ, मैं वार्ड मेंबर भी नहीं बनूँ, मैं सदस्य भी नहीं बनूँ, लेकिन पार्टी का जो वर्चस्व जो हो रहा है वो कायम रहना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। उसमें अगर कहीं सेंधमारी होती है तो दिल में दर्द होता है। उसकी रिपोर्ट मैंने पहुंचाई भी, इस तरह से हमको ये नुकसान हुआ, तो उसका कहीं ना कहीं भरपाई होनी चाहिए। और वो किया भी। लोकसभा चुनाव में गंगानगर से माटीकला बोर्ड के चेयरमैन बनाए प्रहलाद जी को, बीकानेर से सुथार समाज के हमारे राम गोपाल जी को विश्वकर्मा कौशल के अध्यक्ष बनाए। तो जब पार्टी को पता लगता है कि किस वजह से कहीं नुकसान हो रहा है तो उसको कवर करने का प्रयास करते हैं, और वो प्रयास रहा भी। बिल्कुल। आपकी पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है, भारतीय जनता पार्टी नीत जो गठबंधन है राजग का, उसने अभी वन नेशन वन इलेक्शन को एक तरह से मंजूरी दे दी है और बहुत जल्दी ये देश में ऐसा कह रहे हैं कि भी क्रियान्वयन होगा, व्यक्तिगत रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। आपको क्या लगता है कि इसका क्रियान्वयन मुश्किल नहीं है? कोई भी नई चीज़ करते हैं ना तो निश्चित रूप से मुश्किल ही होगी। और मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है ना, उस सब में जो अचानक से जो चैन जाना है उसके लिए वो प्रसिद्ध रहे हैं। चाहे वो धारा 370 का रहा हो, चाहे वो राम मंदिर का, यद्यपि कोर्ट का निर्णय था, उसमें मोदी जी का नहीं था, लेकिन कोर्ट का निर्णय भी उसी समय आना, राम मंदिर का बनना, 370 का हटना, 35A का हटना, उसके अलावा दूसरे भी जो कानून आए हैं, महिलाओं के लिए जो महिला वंदन कानून आया है ना, तो ये सारे जो काम हुए हैं तो वो एक अचानक चौंकाने वाले थे। तो लेकिन उस चौंकाने वाले में भी सब कुछ स्मूथली हो गया। तो ये भी निश्चित रूप से देश की ज़रूरत थी, देश की मांग थी। बार बार चुनाव होना, आचार संहिता लग जाना, यानी कि मैं ऐसा मानता हूँ कि 2.5 साल जो है किसी भी सरकार का, चाहे वो केंद्र की है चाहे वो स्टेट की है, वो आचार संहिता में निकल जाते थे। बिल्कुल। उससे जो आम जन का काम होना चाहिए था, जो 2047 में विकसित भारत की जो मोदी जी परिकल्पना करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बाधा थी। उस बाधा को दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। मेरा निवेदन भी रहेगा, मेरी मांग भी है और करबद्ध प्रार्थना भी है बाकी सभी पार्टियों के लोगों से भी, कि जब देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें केवल विरोध करने के लिए विरोध करना है, वो काम नहीं करें। अगर उनको लगता है कुछ गलत हो रहा है, उसमें कहीं सुधार की गुंजाइश है, तो वो अपने सुझाव दें, लेकिन जो देश के लिए हित में हो उसमें सभी पार्टियां आकर के सहयोग करें। जब सारे चुनाव एक साथ होंगे तो निश्चित रूप से जो खर्चा है, वो जो व्यय होता है फालतू, वो बच जाएगा। जो प्रशासनिक मशीनरी है उसका सदुपयोग हो पाएगा। वो मशीनरी जब बार बार एक ही काम में लगेगी तो जो उसका मूल काम है, शिक्षकों को पढ़ाई का काम है, कर्मचारियों को बाकी काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट के, वो काम प्रभावित नहीं होंगे, और उस काम में जो उनका जो वास्तविक काम है उसमें आगे अच्छा काम रिजल्ट आएगा। तो निश्चित रूप से देश जो है फिर 2047 से पहले ही विकसित देशों की गिनती माने लगेगा। कुल मिलाकर के आपको लगता है कि जिस तरह की सोच के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, उनको अवसर भी मिलना चाहिए और थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। आपकी जो इस तरह की बातें होती है, आप कई बार स्पॉन्टेनियस भी बातें अपनी मीटिंग में कर जाते हैं, और उसके पीछे सब लोगों को ये लगता है कि अशोक जी को अखाड़े बहुत याद है, मुहावरे, कहावतें, राजस्थानी की जो खास जो आंचलिक जो कहावतें होती है, वो आप कई बार किसी को गुस्सा भी आता है, कई बार आप उनको तंज भी करते हैं, तो अपनी उस अखाड़ों और उस पे कहते हैं। तो अंतिम रूप से हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये समझ, ये जो बेसिक जो समझ होती है कि ये ज़मीन से जुड़े व्यक्ति को ही मिल सकते हैं इतने अखाड़े और मुहावरे, तो वो कहाँ से आपको आया है सब? उसके लिए हरीश जी
मैं आपसे उसके लिए तो पहले माफ़ी भी मांगूंगा। आपने मुझे कहा था कि एक किताब लिखो, जी। इस बात को साल हो गए 10, जी। है ना, पर मैं कभी बैठ ही नहीं पाया टेबल पे, मैं अपने लिए कभी टाइम निकाल नहीं पाया। लेकिन अब और ये आपकी यूएसपी बन गई है, मतलब आप किसी संगत में बैठते हैं, कहीं बैठते हैं तो लोग इंतजार करते हैं कि अब अशोक प्रजापति बैठे हैं और कोई ना कोई एक अखाड़ा ऐसा कहेंगे कि सबको लगेगा कि यार बड़ा तीखा आया है ये। अखाड़ा में क्या है, आप जब दूर दराज के गाँव में जी। या अपने जो शहर के जो पिछड़ी बस्ती, मैं क्योंकि मैं तो कहता हूँ सर, मैं तो पिछड़ों की राजनीति करता हूँ, जो पिछड़े में जो लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं, जो गरीब है, शोषित, दलित, पीड़ित, प्रताड़ित लोग हैं, उनके लिए करता हूँ। उनके साथ जब बैठते हैं ना, आप जब आत्मीय रूप से बैठते हैं तो एक आपको बड़ा आनंद आता है, और वो जो बातें करते हैं उन बातों में ये सारी चीज़ें निकल के आती है। और अखाड़े जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे भी मेरा बड़ा वो रहता है कि साहब उनके साथ बैठना। तो मेरे ऐसे ऐसे मित्र हैं कई, जिनके पिताजी 70 साल की उम्र मित्र है, उनका बेटा मेरा मित्र है और पोता भी मेरा मित्र है। अच्छा। 3 पीढ़ियों से मेरी एक साथ मित्रता चलती है और तीनों को ऐसा लगता है कि ये मेरा भिन्न मित्र है। तो ये जो बैठने का जो अंदाज है, लोगों के साथ बैठ के जो लोग जो मुझे देते हैं उनको मैं ग्रहण करता हूँ, और ग्रहण करके फिर मुझे वो सब चीज़ें याद रह जाती है। फिर मैं जब चलता हूँ गाड़ी में, वैसे तो टेबल पे बैठने का बहुत कम नाम मिलेगा, गाड़ी में चलता हूँ तो फिर मैं ये सब चीज़ें ढूंढता रहता हूँ, कौन क्या हुआ। एक बार जैसे ही मान लो मंत्री जी कोई कहते हैं कि ये साहब, अभी एक जगह बैठे थे हम, कोई कार्यक्रम था, कोई किसी के माता जी एक्सपायर हो गए थे, वहाँ मंत्री जी रात को पहुँचे, वो एक भजन गा रहे थे, उसमें नानक देव जी का जिक्र आया। ठीक है। तो उन्होंने कहा नानक देव जी बीकानेर आए थे। तो मैंने कहा बीकानेर आए थे, मैंने कहा बिल्कुल बीकानेर कोलायत भी आए थे, और 5 दिन हमारे यहाँ बड़े बाजार में मंदिर है, मंदिर में गुरुद्वारा है, बिल्कुल जिक्र किया उसको। वहाँ उसमें वो रुके थे, 5 दिन रहे। मैंने उनको तारीख, सन और सारा बताया, तो वो कहते भी अभी ये तुरंत पता कर लेते हैं कौन चीज़ कहाँ है। मैं कोई, मुझे याद है ऐसा नहीं है, पर मैं गूगल में ढंग से चीज़ देख लेता हूँ, या मुझे कई बार देखी हुई चीज़ याद रह जाती है, किसने कब कौन सी बात कही थी, किसने कहाँ कौन सी बात रखी थी, कौन किस सन में आया, कौन किस समय गया, कौन बड़ी घटना किस समय घटी, ये सब मुझे, मैं प्रयास करता हूँ सब चीज़ों को देखने का, तो मुझे फिर मिल जाता है। और अखाड़े तो आपको तो वैसे बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन मैं आपकी तरह लाइन पर चलने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका अशोक जी। और ये अशोक प्रजापति जी थे। इतिहास में एक जिक्र आता है सम्राट अशोक का, जिनको कहा गया था अजात शत्रु, और अशोक प्रजापति जी भी उसी राह पर चल रहे हैं जब ये कहते हैं कि उनके 60 साल के भी मित्र हैं और 8 साल के भी मित्र हैं। तो एक तरह से ये अजात शत्रु ही होते जा रहे हैं, लेकिन राजनीति में अजात शत्रुता एक स्वप्न होता है। देखना ये होगा कि अशोक प्रजापति राजनीति के सफ़र में अपने आप को अजात शत्रु कितना साबित कर पाते हैं। आज के इस द चेंज मेकर्स कार्यक्रम में का यही समापन करते हैं। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार।